We'll start with example 4.6. One marble collides head-on with another identical marble का मतलब होता है कि shape and size, mass, everything is same. So one marble is colliding head-on with another marble which is identical, but that marble is at rest. So U2 की value 0 है. If the collision is partially inelastic, determine the ratio of their final velocities. मतलब V1 by V2 पूछा है आपको in terms of coefficient of restitution E. तो जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन होगा इन द फॉर्म ऑफ अ फार्मूला, नॉट इन फॉर्म ऑफ नंबर, क्योंकि कहीं पे भी आपको वैल्यूज दी नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू यू इज, आपको सिर्फ इतना बताया है कि जो पहला मार्बल है वो मूविंग है, दूसरा मार्बल जो है वो इनिशियली रेस्ट में है. देन बिकॉज दे आर आइडेंटिकल तो m1 और m2 masses are same, और आपको पूछा है रेशियो. दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. मतलब तुमको v1 by v2 फाइंड करना है बट इन टर्म्स ऑफ e. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. तो क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन क्लियर है. The first marble is moving, second marble is at rest, और कोलिजन कौन से टाइप का होने वाला है? हेड ऑन. आपको फाइंड करना है v1 by v2 का रेशियो इन टर्म्स ऑफ बता दो, इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E. तो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करोगे? इट इज वेरी सिंपल थिंग. एनी आइडियाज? एनी टाइप ऑफ कोलिजन व्हाट इज कंजर्व्ड? लीनियर मोमेंटम. नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता. काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक में कंजर्व होता है. So we will first apply conservation of linear momentum. So according to conservation of linear momentum, यहाँ से हमको मिल जाएगा, if you remember, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. मासेस आइडेंटिकल है तो दोनों मास m है, तो m u1 plus 0 क्योंकि u2 की वैल्यू क्या थी? 0. m v1 plus m v2, m कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो तो यू विल गेट u1 equal to v1 plus v2. इक्वेशन नंबर 1. सिर्फ m मैंने कॉमन निकाल लिया और कैंसिल आउट कर दिया तो यू हैव इक्वेशन नंबर 1. अब they have said that you are supposed to find the ratio in terms of कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो तुमको इक्वेशन में E चाहिए तो E ही यूज कर लो. फिर व्हाट डू यू नो इज व्हाट इज E? v2 minus v1 upon u1 minus u2, but u2 is 0, so therefore E equal to v2 minus v1 upon u1. तो ये आ गया आपके पास EU1 equal to v2 minus v1, इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लो. सेम ही प्रोसेस है. इफ यू डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 और 1 बाय 2 इज द सेम थिंग. इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लेंगे. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? u1. लेफ्ट हैंड साइड वाज u1, इसका क्या है? EU1, एंड दैट वाज v1 plus v2, एंड दिस इज v2 minus v1. u1 हो गया, कैंसिल आउट. और कैंसिल करना भी है हमको. क्यों कैंसिल करना है? क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ E. मतलब तुमको इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं चाहिए, मतलब कैंसिल करना पड़ेगा. हो गया कैंसिल. तो यू हैव 1 by E equal to v1 plus v2 upon v2 minus v1. हमको तो चाहिए था v1 by v2. इसका क्या करेंगे? v1 by v2 कैसे निकालोगे आपसे? Have you heard of something called as componendo dividendo? Good. What is componendo dividendo? Componendo में तुम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करते हो, राइट? और डिविडेंडो में तुम न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हो. तो अगर मैं दोनों यूज कर लेता हूँ, इफ आई यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो, और ये कंपोनेंडो डिविडेंडो तुमको आगे भी लगने वाला है तो बेटर ऑफ कि पता होना चाहिए. तो इफ यू डू कंपोनेंडो डिविडेंडो तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स.
न्यूमरेटर था 1, डिनोमिनेटर था e, तो 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। राइट हैंड साइड को भी वैसा करोगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। देखो ऐसा है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस था सही है, लेकिन मैंने ओपन दिस ब्रैकेट अप तो ऐसा बन जाएगा। ओके गुड क्लियर। तो न्यूमरेटर में क्या कैंसिल हो गया, v1, और डिनोमिनेटर में क्या कैंसिल हो गया, v2। तो क्या मिल गया, 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e इक्वल टू 2v2 अपॉन 2v1। 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया v2 बाय v1। तो therefore v1 by v2 ratio of final velocity v1 by v2 is 1 minus e upon 1 plus e। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। So let us move ahead to the next question, example 4.7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस टाइप का और एक क्वेश्चन आएगा इन शॉर्ट एग्जाम, इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अ शेल ऑफ मास 3 किलोग्राम, शेल मतलब बेसिकली बॉम्ब होता है, इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। तो आपने बॉम्ब को सम हाइट से ड्रॉप कर दिया, आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड तक वो फ्री फॉल करता रहा, उसके बाद इट एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रैगमेंट्स। तो एक्सप्लोजन हुआ और उसके 2 टुकड़े हो गए। ऑफ मासेस 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्लोजन, जो एक्सप्लोजन को अंदर से मतलब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड हुआ है, दैट इज 300 जूल। यूजिंग g वैल्यू एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट वेलोसिटीज ऑफ द फ्रैगमेंट्स। मतलब जो 2 टुकड़े हुए उसके वेलोसिटीज को फाइंड करना है, मतलब v1 और v2 फाइंड करना है आपको। जस्टिफाई योर आंसर इफ यू हैव मोर देन 1 ऑप्शंस। तो ओवरऑल क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 3 किलोग्राम का एक शेल था, उसको हमने रिलीज कर दिया फ्रॉम सम हाइट। 2 सेकंड तक उसका फ्री फॉल होता रहा, 2 सेकंड के बाद वो ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोजन अपने आप नहीं होता है, अंदर से एनर्जी सप्लाई होता है उसको, तब जाके एक्सप्लोड होता है। तो 2 सेकंड के बाद एक्सप्लोड हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लोजन के बाद 2 फ्रैगमेंट्स हो गए, एक था 2 किलोग्राम का, एक था 1 किलोग्राम का। और आपको पूछा है व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ बोथ दिस फ्रैगमेंट्स v1 एंड v2। और आपको आगे भी बोला है कि अगर तुम v1 फाइंड कर रहे हो या v2 फाइंड कर रहे हो और 2 वैल्यू मिल गई, v1 की 2 v2 की 2, तो फिर जस्टिफाई योर आंसर कि कौन सा वैल्यू तुम लोगे और कौन सा वैल्यू तुम नेग्लेक्ट करोगे। दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड, सपोज ये शेल है व्हिच इज फॉलिंग फ्रीली फॉर 2 सेकंड्स। तो पॉइंट नंबर 1 इज इमेजिन कि हमने इसको ए पॉइंट से रिलीज कर दिया और ये बी पॉइंट पे आके एक्सप्लोड हुआ। तो ये ए से बी जब जा रहा था तो इतने डिस्टेंस में इट हैज गेन्ड सम काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप करना मतलब रिलीज करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एनर्जी वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन बी पॉइंट तक आते आते जहां पे उसका एक्सप्लोजन हुआ वहां पे वेलोसिटी हो गया v इक्वल टू u प्लस a। तो दिस इज इक्वल टू u तो 0 था, a की वैल्यू g है, g की वैल्यू 10 बोली है, बोला यार 10 यूज करना है, और टाइम कितना है 2 सेकंड। तो वेलोसिटी जब वो एक्सप्लोड हुआ तो कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। राइट गुड। इसके बाद एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन होने के बाद इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 फ्रैगमेंट्स। एक फ्रैगमेंट का मास है 2 किलोग्राम, तो मैं अभी इसको m1 बोल देता हूँ, और दूसरे फ्रैगमेंट का मास है 1 किलोग्राम, आई कॉल दिस एज m2, दिस इज m1। इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2। तो जो गिवन डेटा है, पहले गिवन डेटा क्या है समझ लेते हैं। व्हाट इज गिवन टू यू इज टोटल मास, व्हाट इज टोटल मास ऑफ द शेल, 3 किलोग्राम, राइट। और फाइनल वेलोसिटी मतलब जब उसका एक्सप्लोजन हुआ तब उसका वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड। एक्सप्लोजन के बाद जो 2 फ्रैगमेंट्स हुए उसमें से एक फ्रैगमेंट का मास है 2 किलोग्राम, तो बचा हुआ 1 किलोग्राम सेकंड का हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग, हाउ मच, 1 kg। और आपको यहाँ पे ये भी बोला है
काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द एक्सप्लोजन, मतलब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको काइनेटिक एनर्जी इंटरनल लिख देता हूँ या फिर सप्लाइड लिख देता हूँ, बेटर ऑफ। तो एनर्जी सप्लाइड कितना है 300 जूल का। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट V1 एंड V2, राइट। मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोजन या कोलिजन, हमेशा याद रखना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना ही पड़ेगा, अनलेस यू डू दैट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो इसके आगे एक्सप्लोजन का या कोलिजन का कहीं भी क्वेश्चन हो, कहीं भी क्वेश्चन हो तो ऑलवेज अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम मतलब बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मतलब आफ्टर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन से पहले तो एक ही मास था, तो m into v। एक्सप्लोजन के बाद दो पीसेस हो गए, m1 v1 प्लस m2 v2। m की वैल्यू थी 3, v की वैल्यू 20 हमने कैलकुलेट कर ली, m1 का वैल्यू है 2 v1 और m1 इज 1 तो 1 v2। So this is basically 60 equal to 2v1 plus v2, equation number 1। ज़्यादा क्लियर? पक्का? Now अभी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत बार ये प्रॉब्लम स्टूडेंट लेके आते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन सॉल्व नहीं करते हैं। You have to understand तुमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? v1 v2। तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन गया। Can you solve if you have one equation and two unknowns? No? तो क्या करना पड़ेगा? तो दूसरा इक्वेशन कैसे बनाना है, बस इतना सोचो, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब उसको कैसे बनाओगे? तो देयर इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी आल्सो। जब एक्सप्लोजन हुआ तब शेल के पास कितना एनर्जी था? एक तो जो उसको अंदर से सप्लाई हुआ, जिसको मैंने काइनेटिक एनर्जी सप्लाई बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड, एक तो वो एनर्जी था, और एक एनर्जी जो इसने गेन किया, तो काइनेटिक एनर्जी गेन, क्योंकि वो इतना डिस्टेंस मूव करके आया ना। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सप्लोजन से पहले कितना एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी गेन्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड। वेरी गुड, करेक्ट। और एक्सप्लोजन के बाद कितना है? इन दोनों का इंडिविजुअल हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा, वी विल से काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द शेल बिफोर एक्सप्लोजन एंड काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड टू द शेल इंटरनली। ये दोनों एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्जर्व, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो एनर्जी था, कितना था? गेन प्लस सप्लाइड। ये किसके पास जाएगा? दोनों फ्रैगमेंट्स के पास जाएगा। मतलब तो क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, मतलब फर्स्ट फ्रैगमेंट, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड फ्रैगमेंट आफ्टर एक्सप्लोजन। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, हाउ विल यू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी गेन? हाफ mv square, very good। So kinetic energy gained is half capital M v square। capital M की वैल्यू है 3 और v की वैल्यू थी 20। 20 square is 400, 400 by 2 is 200, 200 into 3 is 600। तो 600 जूल तो उसने यहीं पे गेन कर लिया था in moving this much distance for 2 seconds। ओके, ये हो गया। सप्लाई तो दिया ही है। And what is kinetic energy of first and second? वो देख लेंगे। तो therefore from equation number 2 and 3, तो kinetic energy gain कितना आ गया? 600। सप्लाई कितना हुआ इंटरनली? 300। And kinetic energy of first fragment is half m1 v1 square plus half m2 v2 square। This is 900 equal to m1 की वैल्यू थी कितनी थी? 2 v1 स्क्वायर हाफ m2 की वैल्यू 1 है, v2 स्क्वायर 2 2 कैंसिल हो गया। तो 900 इक्वल टू, या तो काम करो, बेटर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये 1800 बन गया। 2 और हाफ कैंसिल, तो 2v1 स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, तो प्लस v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर लेट अस से 4।
अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 को सॉल्व करना है, दैट इज इजी टास्क। दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, इट्स अप टू यू, हाउ डू यू थिंक, वो आपके ऊपर है। अब तो एक काम करो, ये 60 है, यहाँ पे 1800 है, कैन आई राइट डाउन 1800 एज 60 into 30? लिख सकता हूँ, ओके। तो आई कैन राइट डाउन 60 into 30 और ये 60 की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। या फिर दूसरा क्या करोगे, V2 इक्वल टू 60 माइनस 2V1 और V2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, सेम थिंग। तो वैसा भी कर सकते हो, चलो वैसा भी कर सकते हो, तो वैसा ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। 1800 इक्वल टू 2V1 स्क्वायर प्लस V2, लेकिन V2 क्या आएगा यहाँ से, क्या आएगा 60 माइनस 2V1, तो 60 माइनस 2V1 का स्क्वायर। सॉल्व दिस, 1800 2V1 स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 2 into A into B, 2 into A into B प्लस B स्क्वायर, मतलब 2V1 प्लस स्क्वायर, तो 4V1 बराबर है ना, करेक्ट, ओके, गुड गुड। तो सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सॉल्व बताओ क्या बनेगा, बताओ। 2 और 4, 6V1 square आ गया। How much is this? 240 minus 240 V1, 3600 में से 1800 माइनस हो गया, तो प्लस 1800 इक्वल टू 0। देखो 4 और ये 2, तो 6V1 स्क्वायर करेक्ट है। उसके बाद 2 into 2 4 into 60 is 240, ये भी करेक्ट है। 3600 प्लस है, 1800 वहां जाके माइनस हो गया, तो अब 6 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 6, तो V1 स्क्वायर, हाउ मच इज दिस, 40 V1 डिवाइड बाय 6 किया ना, एंड हाउ मच इज दैट, 30 300, ओके। अब फैक्टर्स क्या आएंगे, -30 -10, -30 -10 आएंगे ना, -30 V1 -10 V1 प्लस 300 इक्वल टू 0। कर लो फैक्टर्स, तो V1 कॉमन, V1 -30 -10 कॉमन, V1 -30 इक्वल टू 0। तो V1 -10 and V1 -30 equal to 0. If you solve this, you will get V1 equal to 10 or you get V1 equal to कितना 30। तो V1 की वैल्यू आपको मिल गई 10 या 30। अब दोनों में से, क्योंकि यहाँ क्लियरली बोला था, justify your answer if you have more than one options. Of course you have more than one options. Now how to justify? तुमको V1 मिल गया ना, तो एक काम करना, भाई V2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। V2 की में दो वैल्यूज मिलेंगे आपको। What is V2? 60 minus 2V1, okay? तो V2 is 60 minus 2V1। अगर मैं V1 की वैल्यू 10 डालता हूँ तो क्या आता है? कितना आता है? 40, बराबर। और अगर मैं 30 डालता हूँ तो क्या आता है? क्या आता है? 0, राइट? अब तो लॉजिकली सोचो, अगर तुम बोल रहे हो कि V2 इक्वल टू 0 मतलब V1 इक्वल टू 30, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि शेल आया, 2 सेकंड तक नीचे आया, फिर फट गया, फिर एक फ्रैगमेंट गया, दूसरा बोला नहीं मैं इधर ही डूबता हूँ। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो V2 की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं। तो फिर V2 की वैल्यू कितनी है? लेकिन V2 के लिए 40, V1 की कौन सी वैल्यू के लिए आई? हाँ, तो V1 की वैल्यू 10 और V2 की वैल्यू 40। तो हेंस जस्टिफाइड that you cannot have V1 और V2 0, तो हो गया। Bullets of mass 40 gram each are fired from a machine gun at a rate of 5 per second towards a firmly fixed hard surface. Again important क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लो पहले, नहीं तो फिर कौन सा पैरामीटर क्या है समझ में नहीं आएगा। Bullets of mass 40 gram each are fired from a machine gun। तो मशीन गन पता है आपको, इट शूट्स एट हाई स्पीड, मतलब एक सेकंड में बहुत सारे बुलेट्स शूट करता है। तो कितने कर रहा है? 5। कहाँ पे कर रहा है? टुवर्ड्स अ फर्मली फिक्स्ड। व्हाट डू यू मीन बाय फर्मली फिक्स्ड? लाइक अ वॉल, मतलब उस पे कितने भी बुलेट्स तुम फायर करते हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ने का मतलब होता है कि उसका मोशन नहीं होगा।
मतलब इस इन दिस केस कोलिजन हो रहा है बिटवीन दैट फॉर्मली फिक्स्ड टारगेट एंड बुलेट। बुलेट का स्पीड इनिशियल स्पीड u1 और कोलिजन के बाद बुलेट का स्पीड हो जाएगा v1, लेकिन फॉर फॉर्मली फिक्स्ड टारगेट u2 and v2 सेम रहेगा, जीरो रहेगा। तो दैट इज व्हाई यू हैव टू रीड दिस केयरफुली। और वो जो टारगेट है उसका एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ईच बुलेट हिट्स नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, hits normal to the surface at 400 meter per second, मतलब velocity, initial velocity is 400 meter per second and rebounds. What is the meaning of rebound? वापस आना in such a way that the coefficient of restitution for the collision between bullet and surface is 0.75. 0.75 मतलब 3/4। तो E की वैल्यू दी हुई है। Calculate average force and average pressure experienced by the surface due to this firing. तो क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं तो कर लो पहले क्लियर। इट इज वेरी सिंपल केस। इमेजिन यू आर फायरिंग फ्रॉम मशीन गन, यू आर फायरिंग 5 bullets per second from machine gun and the mass of each bullet is 40 gram. When it hits a firmly fixed target, before मतलब at the time of collision, the speed of each bullet is how much? 400 meter per second. तो u1 की वैल्यू कितनी है? 400 मीटर पर सेकेंड। रीबाउंड्स कोलिजन के बाद वापस आया, सच दैट जो कोलिजन था उसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना था? 0.75। तो E का वैल्यू है 3/4। क्लियर? आपको पूछा है एवरेज फोर्स बताओ और एवरेज प्रेशर बताओ। तो बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन आई वांट टू सी व्हाट इज द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग। क्या करेंगे यहाँ पे? एवरेज फोर्स, एवरेज प्रेशर। What is the first thing that comes to your mind when you say pressure? Force upon area. Very good. Area दिया हुआ है, मतलब force find किया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब force भी फाइंड करने के लिए बोला है। How do you find out force? dp by dt, Newton's second law of motion, change of momentum। किसका चेंज ऑफ मोमेंटम? बुलेट का, क्योंकि जो फॉर्मली फिक्स टारगेट है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है, मतलब उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होने वाला है। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट। इसका मतलब तुम dp फाइंड करो, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करो बुलेट का, वहां से तुमको फोर्स मिल जाएगा। फोर्स मिल गया, उसको एरिया से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर मिल जाएगा। तो दिस शुड बी द फ्लो ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं। गिवन पैरामीटर में बुलेट, और बुलेट को मैं नंबर 1 से डिनोट करने वाला हूँ। उसका इनिशियल स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद u2 मतलब फॉर्मली फिक्स्ड टारगेट 0, v2 0, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.75। आई विल राइट डाउन दिस एज 3/4 जस्ट फॉर कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करना है इसके लिए। ये हो गया। और क्या दिया है? एरिया दिया हुआ है, बुलेट का मास दिया हुआ है, एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ और 10 10⁻³ हो गया। और मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है हाउ मच? 40 ग्राम, दैट इज 0.4 है ना, 0.04 किलोग्राम। 40 ग्राम 40 × 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 4 × 10⁻², मतलब बराबर लिखा है। ये m1 हो गया, मास ऑफ बुलेट हो गया। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। Let's see if it is required and see। और क्या बताया? Done. This is all they have given you. So I'll just write down what we are supposed to find out. We are supposed to find out what is the average force, and we are supposed to find out what is pressure. Pressure भी average आएगा, क्योंकि force average और pressure भी average ही होने वाला है। That is okay. I will not write down any formula here. I will just write down the formula while solving. तो जब solve करेंगे तभी देख लेंगे। तो क्या देख लेंगे? फोर्स निकालना है। व्हाट इज फोर्स? dp by dt। dt इज चेंज ऑफ मोमेंटम। किसका चेंज ऑफ मोमेंटम? बुलेट का। फॉर्मूले से टारगेट को फर्क नहीं पड़ता, उसका मोमेंटम चेंज नहीं होने वाला। तो dp फाइंड करना है। dp मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो तुमको मिल जाएगा m1 u1 से, लेकिन फाइनल के लिए तुमको चाहिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कोलिजन के बाद। वो कैसे फाइंड करोगे? इसी के लिए तो e दिया हुआ है ना। व्हाट इज e? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। लेकिन इस केस में u2 v2 ये 0 है, 0 है, और e की वैल्यू कितनी है? 3/4 है।
V2 कितना है 0, V1 को फाइंड करना है हमको। और व्हाट इज U1 400 और U2 इज 0, ऑफ कोर्स 0। इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लेंगे। तो 3/4 इक्वल टू माइनस V1/400, 1 का एंड 100 का, तो V1 इक्वल टू माइनस 300 मीटर पर सेकेंड। और एक्सपेक्टेड भी था, माइनस आना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। देयर इज चेंज इन वेलोसिटी बाय 180 डिग्री, तो माइनस आने ही वाला है वो, बराबर है, करेक्ट है, हो गया। तो व्हाट विल बी चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ ईच बुलेट। मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा लिखा मैंने। इट इज dp, व्हाट इज dp, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, m1 v1 दैट इज, एंड दिस इज माइनस m1 v1, बराबर। तो वो m1 कॉमन आ गया, v1 माइनस v1 हो गया, m1 कितना है और 0.04 किलोग्राम, v1 कितना आया और ये कितना है, बराबर। तो -700 व्हाट इज 700, चलो छोड़ो ये 2 जीरो, इसको शिफ्ट कर दो, 7 4 28, तो -28 चेंजिंग मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये एक बुलेट ने कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया, एक बुलेट ने, किसको, बॉल मतलब सरफेस को जहां पे बुलेट फायर हो रहे थे। इसलिए नेगेटिव है क्योंकि इसके मोमेंटम का लॉस हुआ, तो गेन किसने दिया, हाँ। तो देयरफॉर मोमेंटम गेन्ड, मोमेंटम गेन बाय द टारगेट। हाँ, जब मैंने बोला कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि वो मूव नहीं होगा, राइट। तो मोमेंटम गेन्ड बाय द टारगेट मतलब बाय द सरफेस इज dp ऑफ कोर्स, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 5, क्यों 5, हाँ, एक सेकेंड में 5 मिनट हिट कर रहे थे, तो इन 1 सेकेंड। और इसी को हम लोग बोलते हैं dp बाय dt, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में 5 मिनट हिट कर लिए, तो 5 इंटू dp, तो dp कितना है 28, माइनस क्यों नहीं लिखा, बुलेट ने लूज किया, सरफेस से तो गेन हुआ ना, 28 इंटू 5 140, हो गया 140, ये आ गया फोर्स, क्योंकि dt बाय dt क्या होता है, फोर्स। देयरफॉर एवरेज फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt, दैट इज 140 न्यूटन। ये हो गया। अब और क्या फाइंड करना था, प्रेशर, ठीक है। इट इज एवरेज फोर्स अपॉन एरिया, एवरेज फोर्स इज 140 एंड एरिया इज 10⁻³ तो ये हो गया 14 into 10⁻⁴, क्योंकि 10⁻³ ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻+3 और एक 10 ऑलरेडी है तो 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। And the next question, that is practice problem number 1. A truck of mass 5 ton, मतलब 5000 kilogram, is traveling on a horizontal road with 36 km per hour speed. 36 km per hour मतलब होता है 10 meter per second. 36 into 5/18 तो 10 meter per second. Stops on traveling 1 kilometer, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इट स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। आफ्टर इट्स इंजन फेल सडनली, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट, वेट का कितना फ्रैक्शन, वेट का कितना फ्रैक्शन मतलब वेट डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में कुछ और आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूजन रहता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट मतलब वेट इज इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में क्या देख लेते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, तो न्यूमरेटर में कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो क्या फाइंड करना है, F/W फाइंड करना है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वेट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड, रोड ने कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाया ये बताओ, लेकिन
लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ द व्हीकल बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सीधा पूछ सकते थे ना व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, नहीं, उन्होंने बोला व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वेट, वेट का कितना फ्रैक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। आगे बोला है इफ वी अज्यूम दैट द स्टोरी रिपीट्स, सेम कहानी वापस रिपीट हो गई, इसके लिए कार के लिए, और फॉर अ कार ऑफ मास 1 टन, दैट इज कार, ये कैन नहीं है, कार मूविंग विथ सेम स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, stops in similar distance 1 kilometer, right? Okay, how much will be the fraction b? तो कार के केस में भी f by w बताओ। तो जिनको क्वेश्चन नहीं समझा मैं वापस बता देता हूँ। एक ट्रक है 5 टन का, 5 टन मतलब 5000 किलोग्राम का, इट वाज मूविंग ऑन अ रोड with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब with a speed of 10 मीटर पर सेकंड। It stops after traveling 1 kilometer with 1000 meter after its engine fails. इंजन फेल हो गया, लेकिन कहीं नहीं बोला कि ब्रेक अप्लाई किया। तो यहाँ पे जो गाड़ी का रिटार्डेशन है ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, देयर इज नो ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक नहीं अप्लाई किया, अपने आप गाड़ी रुका, अपने आप मतलब फ्रिक्शन के रुका। तो एफ बाई डब्ल्यू कितना है ट्रक के लिए ये बताओ। और सेम स्टोरी अगर कार के लिए रिपीट हो रहा है, सिर्फ डिफरेंस है कि कार का वेट 1 टन है, मास 1 टन है, तो व्हाट विल बी एफ बाई डब्ल्यू फॉर कार। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोच होते हैं, एक होता है ऑफ कोर्स टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप। अभी दोनों अप्रोच कब यूज करने होते हैं, व्हेन आई से टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप मतलब क्या। एक केस होता है कि जहाँ पे तुमको क्वेश्चन समझा है, जहाँ पे तुमको फॉर्मूला पता है एंड यू कैन सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब पता है, ये फॉर्मूला यूज होगा, ऐसा करना है एंड यू कैन सॉल्व। दूसरा होता है कि जहाँ क्वेश्चन समझ में आया लेकिन पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो ये उस टाइप में जाएगा आपके लिए, क्योंकि यू हैव नॉट डिराइव्ड एनी फॉर्मूला फॉर एफ बाई डब्ल्यू। तो एक काम करेंगे, इसको मैं सॉल्व करने का आपको वो मेथड बता देता हूँ। एंड रिमेंबर यू आर नॉट सपोज्ड टू नो एवरीथिंग, नहीं होता है, हर चीज तुम नहीं याद रख सकते हो, सारे फॉर्मूला रट लिए और एग्जाम में जाके मैस आउट, इसका फॉर्मूला ये था कि वो था, तो मत रटो, जस्ट डिराइव द फॉर्मूलाज वेयरएवर रिक्वायर्ड। तो पहले दिया क्या है वो समझ लो, और मैं सिर्फ पहले केस 1 सॉल्व कर रहा हूँ ओनली फॉर ट्रक, कार के लिए बाद में देखेंगे। ट्रक के केस में मास था 5 टन, दैट इज 5000 केजी, इसका इनिशियल स्पीड था कितना, 36 किलोमीटर पर आवर, व्हिच इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकंड। 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 10 आ गया। फाइनल स्पीड कितना है, 0। डिस्टेंस में ट्रैवल किया 1 किलोमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। बस इसके ऊपर हमको कुछ पता नहीं है। अब हमको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज एफ बाई डब्ल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन वेट। तो चलो ठीक है, लेट अस इमेजिन कि हमको वो फॉर्मूला नहीं पता, थोड़ा बहुत तो बेसिक्स पता होना चाहिए। यू नो व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional to normal reaction. तो frictional force F is equal to mu times of N। कौन से चैप्टर में देखा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इलास्टिसिटी का लास्ट पार्ट। 3 टाइप के फ्रिक्शन हमने देखे थे, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। काइनेटिक में 2 थे, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो फ्रिक्शन किसी भी टाइप का हो, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन जब आता है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिखते हो तुम म्यू, व्हिच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, एक सरफेस के ऊपर रखा है, मूव नहीं हो रहा है, तो इस म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर मूव हो रहा है तो इसी म्यू को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। So anyways, in both cases you have this, बराबर, correct? And weight, of course weight is mg। एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, कार भी एक ऑब्जेक्ट है, ट्रक भी एक ऑब्जेक्ट है, तो एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, हॉरिजॉन्टल रोड। हॉरिजॉन्टल रोड की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वेट इज एक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन होता है उसका रिएक्शन। बेसिकली
तो वेट और एन दे आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब यहां से ना एन और डब्ल्यू सेम होता है। अगर ऐसा है तो एफ बाई डब्ल्यू क्या बन जाएगा, म्यू एन बाई डब्ल्यू, और ये हो जाएगा कैंसर। तो क्या आ गया म्यू। तो फ्रिक्शनल फोर्स और वेट का रेशियो क्या है, म्यू। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब वो वैल्यू दी नहीं है आपको, तो वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, हाउ डू यू फाइंड आउट म्यू, हाउ विल यू फाइंड आउट म्यू। लिखा था मैंने, लिखा है यहाँ पे, लिखा ही है। अरे F इक्वल टू म्यू एन, लिखा कि नहीं। तो व्हाट इज F बाय एन, म्यू। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। तो फ्रॉम 1 and 2 what do you see, F by W इक्वल टू F by, चलो ठीक है, याद रखो आ गए। ये नहीं चलेगा, F कैंसिल, W इक्वल टू, वो तो पता ही था W इक्वल टू है। दिस इज समथिंग ऑलरेडी नो, घूम फिर के उधर ही आ गए। तो घूम फिर के उधर मत आओ, आपको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट म्यू, आगे डिराइव करेंगे हम लोग, लेकिन अभी पता होना चाहिए म्यू होता है a by g किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। रिमेंबर ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, म्यू इक्वल टू a by g, ओनली ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विद फ्रिक्शन। जिस सरफेस पे फ्रिक्शन है और सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो म्यू की वैल्यू होती है a by g। वैसा क्यों होता है आगे डिराइव होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इक्वेशन नंबर 2, अब बताओ फ्रॉम 1 and 2 what you have is F by W, म्यू था लेकिन म्यू क्या है a by, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्यों खत्म, a by g, तो a तो मिल जाएगा ना, a कैसे मिलेगा, a v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। you have what is the value of v, 0, you have u, yes, okay good। तो यहाँ से a मिल जाएगा, क्या आएगा ये, क्या आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो a क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s। अब ये इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, देखो बेसिकली आइडिया ये है ना कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो दिमाग में रखना पड़ता है कि क्या पता है। तो जैसे तुम यहाँ पे आए a by g, you should immediately realize कि मेरे पास v है, u है, s है। तो a चाहिए, v है, u है, s है और a चाहिए, तो एक इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से मिल जाएगा f by w a by g, लेकिन a खुद क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, तो 2gs। हो गया, हो गया यहाँ पर क्लियर, पक्का। अब मैंने बोला कि मैं एक ही केस सॉल्व करके दूंगा, क्यों, उसका रीजन है। तुमको क्या फाइंड करना है दोनों केसेस में, कार और ट्रक के केस में क्या फाइंड करना है, F by W, बराबर, करेक्ट। दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या था, मास का, इसका डिफरेंस था। तो F by W ये मास पे डिपेंड करता है क्या, कर रहा है क्या, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, राइट। तो सेम आएगा, क्योंकि F by W का फॉर्मूला इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो कार के लिए, ट्रक के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए सब कुछ सेम आएगा जब तक v, u और s की वैल्यू सेम है। तो इसलिए सेकंड केस सॉल्व करने ही नहीं वाले हम लोग। v की वैल्यू कितनी है, कितनी है 0, माइनस u की कितनी है, कितनी 10, तो 10 स्क्वायर, 2 into g की वैल्यू भी 10 और s की वैल्यू 1000। तो F by W is -1/200। ये ऊपर 100 है और नीचे 100 into 100 है, 10 raised to 4 100 into 100, 100 कैंसिल हो गया, कितना है 1/200। चलो गुड, हो गया। और सिर्फ आंसर में +1/200 होगा।
प्लस 1/2 दिया ना आंसर, क्यों दिया है? यू सी दिस इज रिटार्डेशन। तो जो तुमने ए फाइंड किया ना, ए, ये नेगेटिव आएगा, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे नेगेटिव के बाद और एक नेगेटिव लगा लिया। अरे yes, that is what I am saying. But when you substitute, what they have done is they have calculated a value substitute करने के बाद यहाँ substitute किया है। a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, रिटार्डेशन, और उन्होंने आगे और एक माइनस लगा के रख दिया क्योंकि रिटार्डेशन है, तो माइनस प्लस प्लस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ओके, ऐसा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर सेकंड, ये इजी है। A lighter object A and a heavier object B are initially at rest. तो दोनों का initial velocity 0 है, UA UB equal to 0. Both are imparted the same linear momentum. दोनों रेस्ट पे थे, दोनों को सेम मोमेंटम दे दिया, तो PA equal to PB. Which will start with greater kinetic energy? A और B और both will start with same energy. वैसे तो सोचने का काम नहीं होना चाहिए, पर ठीक है, जिसका मास कम है उसका इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होगा, प्रूव कर लेते हैं। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 था, दोनों को इनिशियल मोमेंटम हमने सेम दे दिया, मतलब बेसिकली p कांस्टेंट है, ऐसा बोल सकते हो। आपको पूछा है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ स्टार्ट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A ग्रेटर देन B और अदर वे अराउंड और वाइस वर्सा। तो एक काम करते हैं, तुमको काइनेटिक एनर्जी पूछा है, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा यही अप्रोच होता है, क्या पूछा है, क्या दिया है, कनेक्ट करो। क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। किसकी इंफॉर्मेशन दी है? मोमेंटम की। और किसकी? मास की। बोला है ना, लाइटर कौन है? A, हेवियर कौन है? B है, तो मास ऑफ B ग्रेटर देन मास ऑफ A। तो जो पूछा है काइनेटिक एनर्जी और जो दिया है मोमेंटम और मास, इसमें एक फॉर्मूला बनाना है। What is kinetic energy का the most simple formula? half mv square. Very good. इसमें मोमेंटम तो दिख नहीं रहा, तो एक काम करेंगे, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड, सॉरी यस, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो एक काम करेंगे ना, हाफ mv स्क्वायर था, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, क्योंकि ऐसा मोमेंटम इज m into v, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया? p स्क्वायर बन गया ना ये, तो p स्क्वायर बाय 2, लेकिन p क्या है? कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि 2 और p कांस्टेंट है, तो जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, क्योंकि मास ऑफ A इज लेस देन मास ऑफ B। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, so we'll start with next question, that is practice problem number 9. While decreasing linearly from 5 Newton to 3 Newton, मतलब फोर्स की वैल्यू कम हो रही है और फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 मीटर टू 5 मीटर। फोर्स की वैल्यू कम होते होते 5 से 3 हो गई, लेकिन ये 5 से 3 वैल्यू जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 to 5। कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। अब इसके दो अलग अलग मेथड्स हैं, मैं पहले तुमको बता देता हूँ इजी, और उसके बाद तुमको बताऊंगा डिफिकल्ट, क्योंकि दोनों पता होने चाहिए। तो इजी क्या है? इजी इज जस्ट प्लॉट अ ग्राफ, व्हाट इज वर्क डन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व। तो काम करेंगे मेथड नंबर 1। इन मेथड नंबर 1 आई विल प्लॉट अ ग्राफ एंड फाइंड आउट वर्क डन ग्राफिकली। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एफ और एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जब फोर्स 5 न्यूटन था तब डिस्प्लेसमेंट कितना था? 3, तो ये आ गया आपका 3, यहाँ पे आ गया 5, तो 3 and 5 द पॉइंट इज हियर। फोर्स जब कितना हो गया? 3 न्यूटन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 एंड द फोर्स इज नाउ 3, करेक्ट। और क्या बोला है? while decreasing linearly, मतलब फोर्स इज डिक्रीजिंग linearly, तो ये लीनियर ग्राफ है। अब अगर लीनियर है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वर्क डन इज एरिया अंडर दिस लाइन, एरिया अंडर AB लेट अस से। तो वर्क डन
work done is area under line AB. अब एरिया अंडर लाइन AB मतलब क्या फाइंड करना है आपको? यू आर सपोज टू फाइंड दिस मच, ये फाइंड करना है. तो यू नो दिस इज ट्रापेजियम, एंड हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रापेजियम? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, या फिर ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया फाइंड कर लेना और ऐड कर लेना. तो therefore work done is area ए बी, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ. तो एरिया ऑफ ABCD that is half sum of parallel sides. Which are sides? Which are parallel? AD and BC. AD plus BC. And what is height in this case? Height अगर चाहिए तो ऐसा कर लो, ये मतलब ये तो कितना है? CD. तो height is CD. What is the value of AD? AD का वैल्यू कितना है? 5. BC का वैल्यू कितना है? BC कितना है? 3. CD कितना है? CD 5 में से 3 गए तो 2 और 2 कैंसिल हो गए तो कितना हो गया? 8.